आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। आज रविवार का दिन है। गीले बालों को कुर्सी की पीठ पर फैलाए मम्मी स्वेटर बुन रही हैं। बंटी ढेर सारे रंग और ब्रश लेकर एक चित्र बना रहा है। सवेरे के समय अब धूप में बैठना अच्छा लगने लगा है। फूफी ने सारे आंगन में चटाई डालकर दालें और गेहूं फैला रखे हैं। फूफी को इसका ही बड़ा शौक है। जब देखो कोई ना कोई चीज़ धूप में फैलाए रखेंगी। कभी गेहूं दालें तो कभी गद्दे रजाइयाँ। फूफी का बस चले तो बंटी को भी ले जाकर खड़ा कर दें। अरे जरा घंटे भर धूप में उलट पुलट दें, नहीं तो फफूंद आ जाएगी। 2-4 ब्रश मारकर बंटी एक बार जरूर मम्मी को देख लेता है। यूँ उसकी तरफ मम्मी की पीठ है, पर जब वह देखता है तो उसके सामने मम्मी का चेहरा ही उभरता है, मानो चेहरा पीठ पर उठ आया हो, एकदम बदला हुआ चेहरा। वह क्या जानता नहीं कि मम्मी कितनी बदल गई हैं इन दिनों, पर अच्छी हो गई हैं या बुरी, यह तय नहीं कर पाया। कभी कभी देखता है तो अच्छी लगती हैं, पर फिर जाने क्या हो जाता है कि एकदम बुरी लगने लगती हैं। बुरी तो आजकल हो ही गई हैं मम्मी। उसे तो बहुत पहले से मालूम था कि मम्मी के पास अपने को बदलने का जादू है, पर कैसा है और कहाँ है यह आज तक नहीं जान पाया। मम्मी के पीछे इधर उधर काफ़ी तांग झांक और छानबीन भी की, पर कुछ पता नहीं लगा। पहले वाली मम्मी होती तो सीधे मम्मी से ही पूछ लेता, पर अब इन वाली मम्मी से कुछ पूछा जा सकता है भला? अभी भी मम्मी सवेरे सामने बैठकर दूध पिलाती हैं, शाम को पढ़ाती हैं, बातें करती हैं, पर क्या वह जानता नहीं कि मम्मी ना उसे दूध पिलाती हैं, ना पढ़ाती हैं, ना उससे बातें करती हैं। वह जो स्वेटर बुन रही हैं वह भी उसके लिए नहीं बुन रही हैं, डॉक्टर जोशी के लिए बुन रही हैं। जब तक डॉक्टर जोशी इस घर में नहीं आए थे, मम्मी का हर काम, इस घर का हर काम बंटी के लिए ही होता था। अब सब कुछ डॉक्टर जोशी के लिए होने लगा है। वह सब समझता है। हो उसका क्या जाता है। वह तो आज अपनी ड्राइंग पूरी करेगा, खूब अच्छी बनाएगा। जब पूरी हो जाएगी तो पापा को भेजेगा, पापा को चिट्ठी भी लिखेगा कि गत्ता चिपकाकर या शीशे में मढ़वाकर अपने कमरे में लगा लीजिए। फूफी अब तुम बंटी को नहला दो और फिर खाना शुरू करो। 12 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। फूफी कुछ जवाब ही नहीं देती। फूफी भी आजकल नाराज़ है मम्मी से, इसीलिए उसे और ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं फूफी। अच्छा है, धीरे धीरे सब नाराज़ हो जाएंगे, पर मम्मी को आजकल परवाह भी रह गई है किसी की। किसी दिन डॉक्टर जोशी भी नाराज़ हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा। बंटी जाओ बेटे, फूफी से नहा लो। नहीं, मैं अपने आप नहाऊंगा, कागज पर रबड़ घिसते हुए बंटी ने कहा। बेटा इतवार के दिन फूफी से नहा लो, अपने आप ठीक से साफ नहीं हुआ जाता तुमसे। क्यों नहीं हुआ जाता? खूब हुआ जाता है, मैं अपने आप ही नहाऊंगा। मम्मी चाहती हैं कि बंटी नहा धो के तैयार हो जाए अभी से। आज डॉक्टर साहब जो आने वाले हैं बच्चों को लेकर, वह नहीं जाता। वहाँ तो मम्मी ने उन लोगों को यहाँ बुला लिया। बुलाएं, उसका क्या जाता है। जोत से वह बात कर लेगा, जोत उसे अच्छी लगती है। पर वह बंदर कैसी शान लगाता है, मेरे खिलौने हैं, मेरी गाड़ी है। बंटी, मम्मी की आवाज़ की शक्ति से बंटी को भीतर ही भीतर जैसे संतोष हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप रबड़ घिसता रहा। बंटी, मैं बुला रही हूँ ना बेटे। क्या है? मैं ड्राइंग जो बना रहा हूँ। बंटी टस से मस नहीं हुआ, होगा भी नहीं। अब मम्मी गुस्सा होंगी। वह चाहता है कि मम्मी गुस्सा हों, खूब गुस्सा हों। पर उसके बाद मम्मी कुछ नहीं बोली, मज़े से बैठी बुन रही हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे बंटी बिना कुछ कहे नहाने चला गया हो। गुस्सा होने वाले कामों पर भी मम्मी जब गुस्सा नहीं होती तो फिर बंटी को गुस्सा आने लगता है। मन होता है कुछ करे,
मम्मी को झकझोर कर रख दे। ड्राइंग पीछे कर लेना, पहले नहा लो, 9 बज रहे हैं। उसे पता ही नहीं चला और मम्मी बगल में आकर खड़ी हो गई। अब जरूर हाथ पकड़ कर उठाएंगी। इतने में बाहर के दरवाजे पर खटखट हुई तो मम्मी बाहर गई। छुट्टी हुई। बाहर कौन आया है? मम्मी की बात करने की आवाज़ आ रही है। बंटी भी कागज पेंसिल छोड़कर बाहर आ गया। पता नहीं कौन है, वह नहीं जानता, पर इस घर में कोई भी आए, कुछ भी हो, बंटी की जानने की इच्छा ज़रूर रहती है। बंटी वापस लौटा नहीं, वहीं अपनी मेज पर जाकर कुछ उलट पुलट करने लगा। बीच की मेज पर 2-3 मोटी मोटी किताबें रखी हैं और एक किताब मम्मी पलट रही हैं। दूर से ही बंटी को रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाई दी तो वह भी चुपचाप मम्मी के पीछे जा खड़ा हुआ। सुंदर सुंदर घर, घर नहीं, कमरे, पलंग, सोफ़ा सेट, ड्रेसिंग टेबल, रंग बिरंगे पर्दे, कुशन्स, टेबल लैंप। ऐसा कमरा हो तो इस तरह की चीज़ें आप बना भी सकेंगे। देखिए, आज तक तो किसी को शिकायत नहीं आई। मैं खुद क्या, काम देखकर आप ही कुछ कहिएगा। तो मम्मी ऐसी चीज़ें बनवा रही हैं। एक क्षण को बंटी का मन पुलक उठा। पीछे से मम्मी की कुर्सी के हत्थे पर आ बैठा। बोल, तुझे कैसा सोफ़ा पसंद है? कैसे पलंग पसंद है? मम्मी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा तो बंटी जैसे उत्साह से भर उठा। ठहरो मम्मी, मैं सब देख कर बताता हूँ। और वह पन्ने पलट पलट कर हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखने लगा। ऐसी सब चीज़ें हों तो घर अच्छा लगेगा ना? मम्मी की इस बात से एक उल्लास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। आजकल मम्मी खुद भी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, अब घर के लिए भी अच्छा अच्छा सामान बनवाएंगी। कौन सी चीज़ पसंद करे? जो पन्ना पलटता है वही बड़ा सुंदर लगने लगता है। डॉक्टर साहब ने भी कुछ पसंद किया है? जी नहीं, कहा है आप ही पसंद करेंगी। और बंटी का सारा उत्साह जैसे ठंडा पड़ गया। यहाँ भी डॉक्टर साहब? नहीं करता वह पसंद। डॉक्टर साहब के लिए वह कुछ भी नहीं करेगा। अब मम्मी ही बैठकर करें, वरना सारी किताबों में से सबसे अच्छा छांटता। मम्मी दूसरी किताब देख रही हैं। बंटी ने गुस्से में आकर किताब बंद कर दी और भीतर आ गया। मन में कहीं उम्मीद है कि आवाज़ देकर मम्मी बुलाएंगी, फिर से पसंद करने को कहेंगी, या कि जो पसंद किया है उसके बारे में राय लेंगी। आज तक बिना उसकी राय के कोई चीज़ खरीदी भी है मम्मी ने? पर मम्मी ने नहीं बुलाया तो बंटी जैसे भीतर ही भीतर सुलगने लगा। बुलाती भी तो वह कौन जाता? वह कौन नौकर है डॉक्टर साहब का जो उनके घर के लिए सामान पसंद करेगा? करे मम्मी अपने आप बैठकर। बंटी ने तौलिया उठाया और नहाने घुस गया। आकर देखेंगी कि बंटी तो नहा भी लिया अपने आप, बिना फूफी की मदद के। डॉक्टर साहब की गाड़ी फाटक पर आई तो मम्मी तेज़ तेज़ चलकर फाटक पर पहुंच गई। वह नहीं जाएगा। मम्मी ने आज खुद रसोई में काम किया, पर वह एक बार भी नहीं गया, वरना वह क्या मदद नहीं करवा सकता? फूफी की मदद तो कई बार की है। सारा काम करने के बाद मम्मी ने मुंह धोया और फिर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बड़ी देर तक बैठकर जूड़ा बनाती रही। डॉक्टर साहब आते हैं तो मम्मी खूब सज धज कर रहती हैं, पर मम्मी को पता ही नहीं कि मम्मी ढीली ढीली चोटी में ही बहुत सुंदर लगती हैं, जोड़े में तो एकदम अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल प्रिंसिपल वाला चेहरा हो जाता है। पर वह क्यों बताए? जोड़े में अगर बंटी गुलाब का फूल लगा दे तो फिर भी अच्छी लगने लगे। गुलाबी साड़ी के साथ गहरे रंग वाला गुलाब का फूल तो बहुत ही सुंदर लगेगा, पर वह नहीं लगाएगा। मम्मी अपने आप लगाना चाहेंगी तो तोड़ने भी नहीं देगा। बगीचा उसका है, सारे पौधे सारे फूल उसके हैं। हेलो बंटी, देखो तुम हमारे यहाँ नहीं आते तो हम सब यहाँ आ गए। बंटी ने मशीनवत हाथ जोड़ दिए, पर चेहरे पर कोई भाव ही नहीं, ना खुशी का ना दुख का। जोत की तरफ देखा तो वह उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी।
हल्का नीला फ्रॉक और नीले रिबन का बड़ा सा फूल। जोत उसे हमेशा ही अच्छी लगती है। अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जोत, बाहर जो बगीचा देखा ना, वह सब बंटी का लगाया हुआ है। बड़ा होशियार है बंटी। तुम लोगों ने तो अपने घर के लॉन का बिल्कुल कबाड़ा कर रखा है। बंटी ने एक बार उड़ती सी नज़रों से डॉक्टर साहब की ओर देखा। क्या सचमुच ही वह उसकी तारीफ कर रहे हैं? मन में कहीं हल्की सी खुशी भी जागी। पर मम्मी को देखो, ऐसे खुश हो रही हैं जैसे उन्हीं की तारीफ हुई हो। मैंने ग्लास में ब्लोटिंग पेपर डालकर गेहूं बोए थे। सबके बीच बंटी को इतना महत्वपूर्ण होते देख जैसे अम्मी या कहने को विवश हो गया। सब हंस पड़े। मम्मी ने खींचकर अम्मी को अपने पास ले लिया। बहुत प्यार से बोली, मैं सिखाऊंगी तुझे फूल बोना, सीखेगा? बड़ा सिखाएंगी। खुद को भी आता है, जैसे हर कोई कर सकता है ना यह काम। यह अम्मी कैसे लाल कपड़े पहनकर आ गया है, हनुमान कहीं का। और बंटी की आंखों में अम्मी की एक दुम और तैर गई तो उसे मन ही मन हंसी आने लगी। मम्मी अम्मी और डॉक्टर साहब को लिए लिए ही भीतर चली गईं। जोत बंटी के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो बंटी, हमको अपना बगीचा दिखाओ। तुम्हें सब फूलों के नाम आते हैं? और नहीं तो क्या, सिर्फ नाम ही नहीं, सब कुछ जानना पड़ता है, बहुत सारी बातें। बंटी के स्वर में बड़प्पन जैसे झलका पड़ रहा था। क्यों बंटी, तितलियां आती हैं इस बगीचे में? आती हैं, पर पकड़ना मत, बहुत बड़ा पाप लगता है, काला वाला। जमीन पर बैठकर पेंजी की क्यारी की ओर इशारा करके जोत ने पूछा, इस फूल का क्या नाम है बंटी? हे, पौधों को उंगली नहीं दिखाते कभी, उंगली दिखाने से मर जाते हैं। फिर उसने उंगली मोड़कर पौधों की ओर इशारा करने का ढंग बताया। भीतर ही भीतर संतोष भरा एक गर्व जागा। बगीचे की कितनी तो बातें होती हैं, हर कोई जान सकता है भला। फिर आम का पौधा बताया, अलग अलग फूलों के नाम बताए, पर जोत जैसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही, समझ जो नहीं रही होगी। चल अब भीतर चलते हैं, धूप तेज नहीं लग रही है? जोत उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। बंटी को अपने बगीचे में धूप कभी तेज नहीं लगती, गर्मी के दिनों में भी नहीं लगती, सर्दी के दिनों में शाम को सर्दी नहीं लगती। मम्मी चिल्लाती रहती हैं और वह शाम को पानी देता रहता है, पर जोत की बात टालने की उसकी इच्छा नहीं हुई। भीतर चलने लगे तो बंटी ने एक सफ़ेद गुलाब तोड़कर कहा, ला तेरे बालों में लगा दूं। जोत पुलक आई। उसे नीचे बिठाकर बंटी बड़े यत्न से फूल लगाने लगा। तू लगा सकेगा? नहीं तो आंटी जी से लगवा लूँगी। मम्मी के भी तो मैं ही लगाया करता हूँ। और कहने के साथ ही ख्याल आया, बहुत दिनों से उसने मम्मी के सिर में फूल नहीं लगाया, पर वह क्या करे, मम्मी को आजकल। और एक अनमना सा भाव उसे छूकर निकल गया। दोनों भीतर पहुँचे। डॉक्टर साहब सोफे पर मम्मी के बगल में बैठे हैं, एकदम सटकर। उनका एक हाथ मम्मी की पीठ पर से होता हुआ मम्मी के कंधे पर रखा है। दूसरे हाथ में वे मम्मी को एक सुंदर सी शीशी सुंघा रहे हैं। बंटी एक क्षण जहाँ का तहाँ खड़ा देखता रहा। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब उसकी मम्मी के साथ? उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह एकदम मम्मी के पास चला गया, पर दोनों को जैसे कुछ पता ही नहीं। आह, बहुत अच्छी खुशबू है। मम्मी का चेहरा साड़ी के रंग जैसा ही हो गया है। इम्पोर्टेड है, खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। और डॉक्टर साहब ने शीशी अपनी उंगलियों पर उल्टी और मम्मी की साड़ी के पल्ले पर मलने लगे। बंटी का मन हुआ खींचकर डॉक्टर साहब को अलग कर दे। उसके भीतर कुछ खौलने लगा। तभी उसकी नज़र अम्मी पर पड़ी। बड़े मज़े से उसके सारे खिलौने लेकर बैठा खेल रहा है। वह दौड़कर झपटा, किसने दिए मेरे खिलौने? और दोनों हाथों से ताबड़तोड़ अपने खिलौने समेटने लगा। अम्मी ने भी जो हाथ लगा समेटकर अपनी गोद में दुबका लिया। दे मेरे खिलौने, बंटी छीनने लगा। मम्मी झपट कर आई। क्या कर रहा है बंटी, खेलने देना।
तेरा छोटा भाई ही तो है। नहीं, मैं नहीं खेलने देता, कोई नहीं है मेरा छोटा वोटा भाई। अमी से जूझते जूझते ही उसने जवाब दिया। मम्मी ने दोनों हाथों से पकड़कर बंटी को अलग किया। बंटी, फिर वही गंदी बात। तेरे हैं तो क्या हुआ, थोड़ी देर में खेल कर दे देगा। बंटी पूरी ताकत लगाकर अपने को मम्मी के हाथ से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। बंधे हाथ पैरों की ताकत जैसे जीभ में आ गई। मेरे खिलौने हैं, पापा ने मेरे लिए भेजे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। और एक झटके में मम्मी के हाथ से छूटकर बंटी अम्मी पर पिल पड़ा। पता नहीं बंटी ने मारा या केवल अपने बचाव के लिए। अम्मी पहले चीखा और फिर रो पड़ा। तड़ाक! बंटी के गाल पर एक चांटा पड़ा तो सारा कमरा जैसे घूम गया। बंटी ऊपर से नीचे तक कांप गया। चोट ज़्यादा नहीं थी, पर मम्मी के हाथ का चांटा, और वह भी सबके बीच में, जोत और अम्मी के सामने। वह रोया नहीं, पर उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकलने लगी। शकुन! डॉक्टर साहब की सख्त सी आवाज़ सारे कमरे में फैल गई। तुमने बंटी को मारा क्यों? बच्चों की लड़ाई में मारने की क्या बात हो गई? और डॉक्टर साहब पास आकर बंटी को गोद में उठाने लगे, पर बंटी छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। एक क्षण को सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। जो जहाँ था वह जैसे वहीं जम गया। और फिर बंटी ने उठाकर खिलौने फेंकने शुरू किए। धड़ाधड़ एक एक खिलौने कमरे में छितरा गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे कुछ कहा नहीं। फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और उसी गुस्से में दौड़ता हुआ बाहर आ गया। कुछ नहीं, पेड़ पर खूब खूब ऊंचे चढ़कर बंदूक चलाएगा। आकर मना तो करे मम्मी। मारने वाली मम्मी की बात सुनेगा अब वह? कभी नहीं सुनेगा। ठाए ठाए बंदूक की आवाज़ गूंजती रही, पर भीतर से कोई नहीं आया। और जब भीतर से कोई नहीं आया तो बंटी को रोना आ गया। मन हुआ पेड़ पर से कूद पड़े, अपने हाथ पांव तोड़ ले। तब मम्मी को पता लगेगा कि बंटी को चांटा मारने का क्या मतलब होता है। और उसकी अपनी ही आंखों के सामने अपना पट्टियों से बंधा शरीर घूमने लगा। वह पलंग पर कराह रहा है। सब लोग चारों ओर खड़े हैं। मम्मी रो रही हैं, पर कूदा नहीं गया। तभी फूफी आई। जरूर मम्मी ने ही भेजा होगा, खुद तो हिम्मत नहीं हो रही है आने की। बंटी भैया, चलकर खाना खा लो। बंटी और जोर जोर से बंदूक दागने लगा। जैसे उसने ना फूफी को देखा, ना फूफी की बात सुनी। अरे काहे को तुम हमारा खून जलाते हो बंटी भैया? कहते हैं ना, उतर कर खाना खा लो। फिर मर्जी आए बंदूक चलाना चाहे तोप। भाग जा यहाँ से, मैं नहीं खाता खाना। ठाए ठाए। जिस घर के लोग लीक छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा। अभी क्या हुआ है? अभी तो बहुत कुछ होगा। बड़बड़ाती हुई फूफी लौट गई। अब? और एकाएक ही बंटी फूट फूट कर रोने लगा। कोई मत आओ उसे बुलाने, उसे भूख थोड़े ही लगती है, मरे वह भूखा। मम्मी का क्या जाता है, मम्मी तो डॉक्टर साहब को खाना खिलाएंगी। अम्मी को तो जरूर अपनी बगल में बिठा रखा होगा। और उस काल्पनिक दृश्य से मन और ज़्यादा उफनने लगा। पेड़ पर बैठा बैठा बंटी रोता रहा। और जब मन का सारा गुस्सा, सारा आवेग आंसुओं के रूप में बह गया, तो धीरे धीरे मन में एक अजीब सा डर सामने आने लगा। मम्मी के गुस्से का डर। इस तरह तो उसने आज तक कभी नहीं किया। मम्मी जरूर गुस्सा होंगी नहीं हैं। तभी तो एक बार भी नहीं आई, किसी और को भी नहीं आने दिया। गुस्सा, दुख, अपमान, भूख और डर ने मिलकर बंटी को भीतर से बिल्कुल थका दिया। थक ही नहीं गया, जैसे भीतर से कहीं बिल्कुल सुन्न हो गया। अब तो ना गुस्सा आ रहा है, ना रोना, बस बार बार दरवाजे की ओर देख लेता है। शायद कोई आ जाए, अब भी कोई आ जाए। अगर जोत भी आकर उससे चलने को कहेगी तो वह चला जाएगा। पर कोई नहीं आया। लगता है सब लोगों ने खाना खा लिया है। उसका किसी को ख्याल भी नहीं आया, मम्मी को भी नहीं। एक बार आंखें फिर छलछला आईं। धीरे धीरे वह नीचे उतरा। एक बार फाटक पर गया। सड़क पर दोपहर का सन्नाटा था।
मन हुआ फाटक खोलकर निकल जाए और दौड़ता चला जाए, दौड़ता चला जाए। पर कहाँ? इन सड़कों का कहीं अंत भी है? ये उसे कहाँ ले जाएंगी? और इस कहाँ से हार कर वह चुपचाप लौट आया और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो आकर घास पर लेट गया। जब तक कोई बुलाएगा नहीं, भीतर तो वह जाएगा ही नहीं। पता नहीं कब तक वह आधी सोती आधी जागती स्थिति में पड़ा रहा कि अचानक ही भीतर से सब लोग एक साथ ही आते दिखाई दिए। उसने झट से आंखें मूंद ली। धीरे धीरे पैरों की आवाज़ें पास आ रही हैं, पर शायद कोई कुछ बोल नहीं रहा। हो सकता है उसे इस तरह यहाँ पड़ा देख उसके पास आएं, उसे उठाएं। वह तो चुपचाप आंखें बंद किए पड़ा रहेगा, बस जैसे सो गया हो। कई जोड़ी पैरों की मिली जुली आहट सरकते सरकते पास आई, पर बिना एक क्षण भी कहीं रुके बराबर दूर होती चली गई। शायद सब लोग फाटक पर पहुंच गए। फटाक फटाक गाड़ी के दरवाजे बंद हुए और घर्र करती गाड़ी चली गई। अजीब बात है, चलते समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब भी नहीं बोले। हर आहट को वह केवल सुन ही नहीं रहा, देख भी रहा है। चर मर। फिर एक आहट, बड़ी परिचित आहट उसके पास चली आ रही है। बंटी को अपनी सांस जैसे रुकती हुई महसूस हुई। लगा आहट पास आ गई, तब तक उसकी सांस पूरी रुक जाएगी। आहट बिना उसके पास आए ही भीतर चली गई, तब भी उसकी सांस रुक जाएगी। किसी ने झुककर उसे धीरे से झकझोरा। बंटी, बंटी। बंटी चुप। अब दो बाहों ने उसे अपने में समेटा। बिना जरा भी विरोध किए वह इस प्रकार से सिमट गया मानो बड़ी देर से इसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक बार मन हुआ कि गले में बाहें डालकर चिपट जाए, पर हिलना तो दूर, सांस लेने की हिम्मत नहीं है इस समय उसमें। फिर गद्दे की नरमाई और कंबल की गरमाई से उसका भूखा थका शरीर डूबता चला गया, डूबता चला गया और उसे खुद पता नहीं चला कि वह कब पूरी तरह डूब गया। मेज के एक ओर मम्मी बैठी हैं और सामने की कुर्सी पर बंटी। बीच में प्लास्टिक के सुंदर डिब्बे में वह शीशी रखी है जो डॉक्टर साहब लाए थे। जादुई शीशी। डॉक्टर साहब का मम्मी को सुंघाना, साड़ी पर मलना और फिर तड़ाक। याद नहीं इसके पहले मम्मी ने कब मारा था, कभी मारा भी था या नहीं। एक अजीब सा डर है जो उसके शरीर और मन को जकड़ता जा रहा है। बंटी, अब तुम यही सब करोगे? मम्मी की आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही है। आज जो कुछ तुमने किया वह बहुत अच्छा था ना? कोई घर में आए तो यही सब करना चाहिए। बंटी चुप है। लगा शीशी जैसे मेज पर हिलने लगी है। इतने साल में मैंने तुझे यही सिखाया है, यही अक्ल और यही तमीज़। जोत को देखा, कैसा सलीका और तमीज़ है, जबकि उनको देखने भालने वाली माँ नहीं है। मैंने तो 9 साल तक तेरे साथ झक मारी है। घूमना फिरना, मिलना जुलना सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि तू कुछ बन जाए। आवेश के मारे मम्मी का स्वर ही नहीं, सारा शरीर भी जैसे थरथरा रहा है। पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। और मम्मी का स्वर बिखर गया। बंटी का अपना मन कहीं गहरते में डूबता जा रहा है। तू यह सब क्यों करता है बंटी? मत कर, ऐसे मत कर बेटे। और मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे उस दिन रोई थी, ठीक उसी तरह। बंटी का मन हो रहा है कि वह दौड़कर मम्मी से लिपट जाए, रोए, चीखे, पर एकाएक शीशी ने जैसे उसी बुरी तरह दबोच लिया और चीख जैसे भीतर ही भीतर घुट कर रह गई। बहुत देर तक बंटी बुत बना बैठा रहा और शकुन ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया तो धीरे धीरे सुबक कर सो गया। पर शकुन फिर नहीं सो सकी। आज का सारा दिन में घटी एक एक घटना उसे नए सिरे से मथने लगी। बंटी तो रो पीट कर, सारे खिलौने छितरा कर
भूकंप मचाता हुआ सा बाहर चला गया, पर वह जैसे अभी तक उसके कंपन को महसूस कर रही है। अमी जोत के सहमे हुए चेहरे और क्षण भर को डॉक्टर के माथे पर खींच आए बल। लगा जैसे शकुन से ही कोई भारी अपराध हो गया हो। जरूर ही उस समय उसके चेहरे पर बड़ी कातर सी बेबसी उभर आई होगी। तभी तो डॉक्टर ने पीठ सहलाकर उसे दिलासा दिया, बच्चों की बात को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? टेक इट इजी। पर खुद वह शायद इजी नहीं हो पाए थे। उस समय शकुन के मन में इस तरह गुस्सा उफन रहा था कि मन हो रहा था बाहर जाए और बंटी की धुनाई कर दे। पर अच्छा ही हुआ कि गई नहीं, वरना इस समय वह बैठी अपने को ही कोस रही होती। एयर गन की ठाएं ठाएं भीतर तक सुनाई देती रही थी और शकुन को लग रहा था जैसे यह शब्द उसके और डॉक्टर के बीच फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। इस समय शकुन के मन में कोई गुस्सा नहीं है, बस उसे लग रहा है जैसे बंटी उसे हर जगह ही गलत सिद्ध कर देता है। वकील चाचा ने कहा था, तुम बंटी पर इतना निर्भर करती हो, उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती हो। यही गलत है, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी। लेट हिम ग्रो लाइक अ बॉय, लाइक अ मैन। सारे समय अपने में दुबकाए रखोगी तो क्या बनेगा उसका? तब ऊपर से चाहे उसने ना माना हो, पर भीतर ही भीतर जरूर महसूस किया था कि बंटी के प्रति उसका रवैया गलत ही रहा है। और आज डॉक्टर को लेकर वह जहां पहुंच गई है, उसके मूल में उस समय कहीं बंटी को अपने से मुक्त करने की इच्छा ही नहीं थी। यूं शायद और भी बहुत कुछ था, पर बंटी भी कहीं था तो सही ही। अपने को परिचित कराने के बाद डॉक्टर शकुन को अपने घर और बच्चों से परिचित करा रहे थे। जोत बहुत सीधी है और अमी बहुत शैतान। लड़कियां जिद्दी भले ही हों, पर स्वभाव से शांत और सीधी होती हैं, और लड़के जन्म से ही गुस्सैल और उद्यमी। लेकिन बंटी उस तरह से उद्यम बिल्कुल नहीं करता, जिद्दी जरूर है, फिर भी अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार। और यह कहते हुए अपने बंटी के प्रति उसके मन में कैसा गर्व जागा था। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उधम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। डॉक्टर सहज भाव से हंस पड़े थे, पर तब भी शकुन ने अपने को अपमानित महसूस किया था। डॉक्टर शायद भांप गए थे। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, इस तरह की स्थिति में ऐसा हो जाया करता है। मैं तो स्थिति बता रहा था, पर इस संशोधन से स्थिति संभली नहीं थी। अपने ही मन में एक कचोट थी जो हर बार किसी न किसी बात से गहरी होती जाती थी। जिंदगी में हर ओर से कट कर वह पूरी तरह बंटी से जा चिपकी थी। सोचा था अपना सारा समय और सारा ध्यान वह उसी पर केंद्रित कर देगी, अपने सारे अभावों की पूर्ति उसी से करेगी। लेकिन नहीं, उसने रास्ता ही गलत चुना था। अतः उसका हर कदम भी गलत होता चला गया। और तब उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय ले डाला। बंटी को अपने से काट कर नहीं, अपने से जोड़कर ही लिया था यह निर्णय। गर्मी की छुट्टियों के 2 महीने की खिन्नता और ऊब के साथ साथ बंटी का उन दिनों का व्यवहार, उम्र से पहले ही ओढ़ी हुई उसकी समझदारी को कितनी तकलीफ के साथ झेल पाती थी वह। शकुन के हर दुख को अपना दुख और उसकी हर कही अनकही इच्छा को एक आदेश सा बना लेने की बंटी की मजबूरी ने शकुन को अपनी ही नज़रों में अपराधी बनाकर छोड़ दिया था। दिन में 2-4 बार पापा की बात करने वाले बच्चे ने कैसे इन शब्द को काटकर फेंक दिया था। शब्द को ही नहीं, अजय के भेजे खिलौने, उसकी तस्वीर तक को अलमारी में बंद कर दिया था। बिना शकुन के चाहे या कहे भी वह उसे प्रसन्न करने का भरसक प्रयत्न करता रहा था। और कैसे शकुन का कष्ट बढ़ते बढ़ते असह्य सा हो गया था। नहीं, यह सब अब और नहीं चलेगा, चल नहीं सकता।
वे दोनों ही अब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, शकुन शकुन की और बंटी बंटी की। और तभी से उसने अपने को धीरे धीरे काट कर बंटी को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है।